एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस का एनसीईआरटी क्वेश्चंस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, आप ये वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। ठीक है, पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में उसका आंसर समझना है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को इसकी एक्सप्लेनेशन भी जाननी है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर समझना है, तो शॉर्ट वीडियो मैं निकाल दूंगी जिसमें आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता दीजिए अगर आप लोगों को इसके रिवीजन वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement? भाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है मीट करने के लिए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन? हम लोगों को डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है? तो डिफ्यूजन सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। देखिए, एक जगह पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट एक जगह पे बहुत ज़्यादा है और दूसरी जगह पे बहुत कम है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से डिफ्यूज़ होने लग जाएगा जहाँ पे कम है। ठीक है, कम वाले एरिया में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होने लग जाएगा ताकि वो अमाउंट को बैलेंस कर सके। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। हम जैसे लोगों को, मतलब ह्यूमन बींग्स को इनसफिशिएंट क्यों होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन में ये दिया गया है। ठीक है, आंसर देखिए क्या है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स, ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। भाई अपनी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं? आप लोग बताएं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो नहीं है सेल्स। ठीक है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स ये सब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर ओपन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। हर एक सेल को पूरा जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा एज पर द नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देखो, जिसने भी चैप्टर नहीं पढ़ा है सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, एक बार अच्छे से फिर से क्वेश्चन समझो क्या है। भाई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा क्यों नहीं कर सकते? देखो, सिंपल सी बात यह है कि बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं और हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब सेल को ऑक्सीजन इतना नहीं मिल पाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बॉडी में इनसाइड प्रेजेंट है ना सारी चीज़ें, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट होगा ये हमारे लिए। राइट, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? आप कैसे कोई चीज़ को बोलोगे कि ये अलाइव है या वो चीज़ मर गई है, मतलब वो अलाइव नहीं है? ठीक है, देखो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये चीज़ें हैं। सांस ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, जिंदा है। ठीक है, सांस लेना, ग्रो करना, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारे कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जो कि बताते हैं कि हाँ कोई चीज़ अलाइव है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है इंपॉर्टेंट मेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन आर द मेन क्राइटेरिया। लिविंग बींग्स ऑल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। ग्रोथ भी दिखाते हैं, मूवमेंट भी दिखाते हैं, और भी आप लोग लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद में लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये सारे क्राइटेरियाज हैं कोई चीज़ को बताने के, मतलब कोई चीज़ को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये सब को बताने के लिए कि वो अलाइव है या नहीं है। राइट, अब एक चीज़ और आती है कि मूवमेंट नहीं कर पाते हैं प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया हो जाएगा? उनके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? बाहर से क्या रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए? ठीक है, तो देखिए, एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं एंड ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स यूज फूड एंड ऑटोट्रॉफ्स, भाई हेट्रोट्रॉफ्स को तो पका पकाया खाना चाहिए। जब हम न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब जो खुद से खुद का खाना बनाए, जबकि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं।
ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ्स यूज फूड, उनको पका पकाया चाहिए, जबकि ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, मिनरल्स को, वाटर्स को, एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन। ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन को, फॉर रेस्पिरेशन एज द रो मटेरियल, रो मटेरियल की तरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को यूज करेंगे और अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। भाई आप कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको कंसिडर करते हैं कि भाई अपनी लाइफ को मेंटेन कर रखने के लिए वो चीज़ें असेंशियल हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें आ जाती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है गाइस, न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से, ठीक है, क्योंकि फूड जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर तो वो हमें एनर्जी देता है। एनर्जी देगा तो हम लोग अपने लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, राइट। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एटीपी बनाना है। नया वर्ड है आप लोगों के लिए, देखिए रेस्पिरेशन कहाँ पे यूज़ होता है, खाना है, खाने को ब्रेक डाउन करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपल वाले में ब्रेक करेंगे, ठीक है, सिंपल वाले में ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोगों को लास्ट में एक चीज़ मिलती है, रिजल्ट हम लोगों को मिलता है यूजेबल एनर्जी, यूज़ करने वाली एनर्जी। यूज़ करने वाली एनर्जी मिलती है हमें रेस्पिरेशन से और उसको बोलते हैं एटीपी, ठीक है। रेस्पिरेशन का जहाँ पे भी वर्ड आता है अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे हमें खाना जो है उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो एनर्जी कैसी होती है, यूजेबल एनर्जी होती है जिसको हम एटीपी बोलते हैं, राइट। थर्ड नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं ताकि ग्रो कर सके, अपने लाइफ प्रोसेसेस को चला सके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी होता है ना, पानी डालते हो आप लोग तो फिर वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, शूट लीव्स वहाँ तक पहुँचाती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, खाना खुद का खाना बनाया जाता है, ठीक है। रूट्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को और ये फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, मतलब अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेसेस आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 101 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और न्यूट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फीड ऑन या फिर न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है ये। तो देखिए ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, खुद का खाना खुद ही पकाते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें है हेटरोट्रॉफ्स की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, मतलब उसको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड चाहिए। क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड चाहिए किसको, हेटरोट्रॉफ्स को, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड चाहिए होता है इनको, राइट। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 वाटर एंड सिंथेसाइज देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं, CO2 को यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे। आपकी बुक में एक बहुत अच्छी इक्वेशन लिखी हुई है, वो इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस में 12H2O, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमें क्या देंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस में 6O2 प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। वापस से सुने आप लोग,
6CO2 प्लस में 12H2O हमें देंगे ये ग्लूकोज, जो कि है C6H12O6 प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपकी बुक में इक्वेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आप लोगों को ये वाली इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें और लिखनी है, क्लोरोफिल एंड दूसरा है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना ये अपना खाना नहीं बना सकते, और जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है उसके बिना भी ये खाना नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे है ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गी, ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गी हैं जो कि यहाँ पे दिखाती हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका। यहाँ पे है ऑल द एनिमल्स एंड मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहाँ पे है ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो अभी पीछे मैंने बताया है क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके डिफरेंस को अच्छे से याद करके चले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है पेज 101 पे, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। भाई पीछे मैंने अभी एक इक्वेशन बताई है, रिपीट करते हैं उसको, वापस से रिपीट करते हैं, आप लोग भी ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के चले। प्लस में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें देंगे C6H12O6 प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये है, यहाँ पे हमने क्लोरोफिल डाला और यहाँ पे हमने सनलाइट डाला। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे है, ये फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। राइट, सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से मिलती है, और किसके थ्रू मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू मिलती है। देखिए ये एक लीफ है, यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये लीफ है, ये लीफ को हमने यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, ये लीफ हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स क्या है, स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा का कुछ ऐसे से डायग्राम होता है। ठीक है, स्टोमेटा का डायग्राम कुछ ऐसे से होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ के थ्रू क्या होता है, CO2 बाहर की सराउंडिंग से प्लांट को मिलता है। ठीक है, लीव्स को ये मिलता है स्टोमेटा के थ्रू। राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, बाहर से मिला हम लोगों को नहीं, मतलब प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद में वाटर कौन है, पानी तो हम लोग डालते हैं पौधों में। ठीक है, तो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स के थ्रू वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को और ट्रांसपोर्ट करेंगे लीव्स तक। राइट, क्योंकि जो यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू चल रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारा पानी का लॉस होता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। थर्ड नंबर पे है सनलाइट हमें कहाँ से मिलेगी, सूरज दादा से मिलेगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ भी बनता है इसके ऊपर। तो देखिए ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, सेल ऑर्गेनली है। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द लीव्स। आपकी अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं लीव्स का, आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, कुछ ऐसे से दिया गया है एक डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसे से। ठीक है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखेंगे आप लोग बुक में डायग्राम, तो ये ग्रीन कलर का है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स के अंदर हम लोगों को मिलता है। तो समझ में आया, फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को अच्छे से याद रखने 4 के 4 पॉइंट्स। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए बिना एक्सप्लेनेशन के इतने अच्छे से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को समझा रही हूँ गाइस, जितना हो सके आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें जितना हो सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक।
देखिए अपने स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है, एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है, स्टमक का है। जहाँ पे मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगी। ये है हमारा स्टमक, राइट। स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। देखो जहाँ पे भी वर्ड आए ना गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, राइट। तो देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीट कराती हैं HCl, जिसको बोलते हैं एसिड, जो कि होता है हमारे स्टमक के अंदर। इसका काम क्या है, राइट। तो देखिए इसका काम है टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, वो बैक्टीरिया जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं उनको खत्म करने का काम होता है एसिड का, राइट। सेकंड पॉइंट है टू मेक द एसिडिक मीडियम वेयर विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट तो आप लोगों को याद हो ही चुका है, जो भी हमारे खाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अनवांटेड बैक्टीरिया हैं उनको वो खत्म कर देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, वापस से समझना इस बात को, एक्टिवेट कराता है एंजाइम पेप्सिन को, पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। चलो ये भी याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को एक लाइन लिखनी है। देखिए पेप्सिन एंजाइम क्या कराता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने का काम कौन कराता है, पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन कराता है, HCl। ठीक है, जो अपने स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो समझ में आया ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा भाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको पेप्सिन बोलेंगे। अब पेप्सिन एक्टिवेट करने के लिए HCl, जो कि एक एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी पीछे मैंने एक एंजाइम की बात की है, पेप्सिन की। ठीक है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्पफुल होता है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, तो आप लोग देखें डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन करते हैं इज टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड। जितने भी आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, आप लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अपनी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल में, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करें मतलब एक सीजर की तरह काम कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने का, कौन, एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। गाइज आई नो कि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं इसके अंदर, बट अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी अब आने वाले हैं, थोड़ा सा सीरियस आप लोगों को होना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों डिजाइन की, मतलब कैसे डिजाइन की गई है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को। तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसे डिज़ाइन की जाती है ताकि उसको मैक्सिमम एरिया मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे ये इसकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये इसकी लेयर्स हैं। ठीक है, अंदर ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं विलाई, इसको बोलते हैं विलाई। ये क्या कराता है, जो एरिया होता है ना, सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करा देता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट, और कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, तो ये ज़्यादा, अब इसको खोलेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा एरिया होगा और इसका बहुत कम होगा। तो कुछ है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि ये एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करा सके डाइजेस्टेड फूड को, राइट। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को, द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये कैसे हैं, ये अपनी फिंगर ऐसे होती है ना,
मतलब ऐसे होती है ना अपनी फिंगर, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाय बोलते हैं। एमसीक्यू भी बन सकता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विलाय बोलते हैं इसको। ये विलाय क्या है? सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे मैं विलाय का क्रॉस सेक्शन आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ये विलाय है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ये एब्जॉर्ब फूड को लेती है और हर सेल, बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन तक पहुँचाती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना विलाय के ऊपर? विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट। पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन 1 है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक एनिमल डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विद हैव रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। भाई एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं ना ये रेस्पिरेशन के लिए, वो बताना है हम लोगों को कि क्या है, मतलब फास्टर लेना पड़ता है कि उनको स्लो लेना पड़ता है, कैसे क्या है, ठीक है। देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो धरती पे रहते हैं उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ठीक है। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको ऑब्टेन करना पड़ता है ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एयर कंटेन्स मोर O2। हाँ, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा O2 की अमाउंट होगी एज कंपेयर टू द वाटर। चलिए दो चीज़ें हैं, ये है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का, और ये है क्या है? ये है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। यहाँ पे O2 बहुत कम होगा, जबकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में O2 जो है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल के लिए। तो टेरेस्ट्रियल जो है एनिमल्स डोंट हैव टू ब्रीथ फास्टर। भाई इनको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि इनको पड़ती है जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा O2 प्रेजेंट है, ठीक है। अपनी इनकी सफिशिएंट हो जाएगा, इनकी नीड पूरी हो जाएगी, तो इनको बहुत जल्दी फास्टर ब्रीथ नहीं करना पड़ता टू गेट मोर ऑक्सीजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide the energy in various organisms? देखो ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज की जाती है, कैसे ऑक्सीडाइज होती है ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वापस समझो, मतलब वापस नहीं समझो, ध्यान से समझो। क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वो ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को मिलेंगे 2-पायरुविक एसिड, 2-पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछ लेंगे आप लोगों से, पायरुविक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब करवाऊंगी तो उसमें इसके डेफिनेशन ज़रूर से करवाऊंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हम लोगों को मिलते हैं, उसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। देखो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये प्रोसेस चलता है पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जहाँ पे पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस में एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में है? पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था, एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने रेस्पिरेशन वाले 3rd पॉइंट में समझाया था ना कि जहाँ पे भी बात आती है एनर्जी की वहाँ पे है एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे पायरुवेट प्लस में एनर्जी क्या है? एटीपी, राइट। ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अब 3 तरीके से चलता है। तो देखिए क्या है, जहाँ पे एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, मतलब क्या है? एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। जहाँ पे एब्सेंस हो जाएगी ऑक्सीजन की, मतलब ईस्ट के अंदर ये चलता है। इथेनॉल करेगा, मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एनर्जी, राइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना गाइस, जहाँ पे भी एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की, 3 कंडीशंस हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होती है, मतलब होती ही नहीं है ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे यीस्ट। इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे यीस्ट आ जाए ना तुरंत लिख देना इथेनॉल बनता है, ठीक है। इथेनॉल बनता है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी,
क्या है, एटीपी। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। अब इसके बाद में है लैक ऑफ ऑक्सीजन, भाई जहाँ पे कमी हो रही है ऑक्सीजन की इन आवर मसल सेल्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि ना आप मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हो या आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर लेते हो, तो आप क्या होता है ना कि आपका सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। वो दर्द किस वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन आएगा वहाँ पे लैक्टिक एसिड आएगा, प्लस में एनर्जी। लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन को कैसे याद रखना है, आपने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली है, उसके बाद में आप लोगों का क्या हो गया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो लैक्टिक एसिड बन गया है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बन गया है तो मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, राइट। अब है थर्ड नंबर पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, उसमें क्या हम लोगों को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, राइट। यहाँ पे भी है एटीपी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, पूरा ही याद रखना आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या है, एट फर्स्ट ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रोकन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, उसमें मतलब उससे हम लोगों को मिलता है पायरुवेट, राइट। फर्दर ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, डिफरेंट मैनर में चलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे एनारोबिक है वहाँ पे इथेनॉल बनता है, ठीक है, यीस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल है। जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, CO2 प्लस में वाटर प्लस में ATP, एनर्जी फॉर्म। जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, जो कि मसल्स में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा, याद रखना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन समटाइम्स वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली ड्यूरिंग द विगरस एक्टिविटी। मसल्स में होता है, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर आप मतलब होता है ना कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 को आप लोग बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग के अंदर, ये चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, जो कि हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में। ये ऑक्सीजन को लेता है और लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लेगा लंग्स तक पहुंचा देगा। उसके बाद में कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेगा लंग्स तक पहुंचा देगा। आरबीसीज का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। पहले आप लोग इसको समझो, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, ये मैंने क्या बना रखा है, इससे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पे है हमारे लंग्स प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे है O2, क्या है, हमने सांस लिया तो हमने ऐसे सांस लिया तो O2 हमारे लंग्स में फिल हो गई। अब यहाँ पे O2 है, अब ये क्या हो जाएगा, O2 को कौन ले लेगा, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स ले लेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, ये O2 है, ठीक है। अब जिन ऑर्गन्स को चाहिए होगा वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाएंगे, ठीक है। अब ऑर्गन से CO2 निकालेंगे, ऑर्गन से CO2 O2 ये दोनों निकल जाएंगी। ये आरबीसीज हैं, ये O2 और CO2, ठीक है, ये है CO2। तो O2 यहाँ से लिया और CO2 रिलीज कर दिया, ठीक है। CO2 वापस लंग्स के पास में जाएगा और वापस से वो प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वापस से O2 होगा, वो अदर बॉडी पार्ट्स को जाएगा, बीच में रेड ब्लड सेल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू द लंग। बॉडी के टिश्यू से कहाँ जाएगा, ये लंग्स को जाएगा, लंग्स को जाएगा ताकि क्या हो सके, डिफ्यूज़ हो सके और जो फ्रेश O2 वापस से लंग्स में हम लोग फिल कर सकें, ठीक है। देखो जिसको भी अभी भी नहीं समझ में आया ना, एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपने O2 इनहेल किया, मतलब आपने ऑक्सीजन इनहेल किया तो आप लोगों के बोलते हैं ना फेफड़े में सांस भर ली है। जब आप लोग योगा करते हैं तो फेफड़े में सांस भर लेते हैं, तो O2 आपने फिल किया, ठीक है, वो फिल किया, उसके बाद में वो जाएगा
ब्लड में क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पे है O2, ठीक है। अब ये जाएगा बॉडी टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ में से फिर क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 फिर लंग्स को जाएगा और फिर ये बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा, राइट। ये था ट्रांसपोर्ट। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। भाई लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो मैक्सिमम एरिया रख सके गैसेज एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एल्वियोलाई बोला जाता है, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई क्या है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे एक्सचेंज हो सके ताकि गैसेस का, राइट। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का इनके पास में एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। जब हम अपनी रिब्स को लिफ्ट करते हैं, डायफ्राम को फ्लैट करते हैं, मतलब जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा O2 हम लोग लंग्स के अंदर फिल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हैं आपके लंग्स, ये हैं आपके रिब्स। सांस लेंगे तो आपके रिब्स क्या है, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और रिब्स थोड़ी सी बाहर निकल जाएंगी, राइट। ये है इसके अंदर, ये ब्रोंक्यूल्स है और ये एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिया गया है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, मिलियंस यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके गैसेस का, राइट। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई और लंग्स में एयर को हम लोग सक कर लेंगे। द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रीथ डिफ्यूज इनटू द ब्लड। जो ऑक्सीजन हमने लिया है, ब्रीथ किया है, वो डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड के अंदर। और CO2 फ्रॉम द ब्लड ब्रॉड फ्रॉम द बॉडी, बाहर निकाला जाएगा। O2 को इनहेल करें, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी ये चीज़ मैंने दिखा दी आप लोगों को, तो आप लोग इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जहाँ पे भी लंग्स का बात आएगी, लंग्स का क्वेश्चन आएगा, इजीली लिख देना। एल्वियोलाई का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि वो मैक्सिमम, क्योंकि वो मैक्सिमम एरिया दे रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज हो पा रहा है। रिब्स क्या है, रिब्स थोड़ी सी बाहर निकल जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, एयर को आप लोग सक करेंगे, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, CO2 को बाहर निकाला जाएगा फ्रॉम द बॉडी, राइट। इतनी सी यहाँ पे बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है 110, 110 नंबर 110 पेज नंबर पे प्रेजेंट है क्वेश्चन 1। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट। भाई इंपॉर्टेंट है ये। देखिए द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेनली कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल। सर्कुलेशन की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल, ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फंक्शन देखते हैं इनका। फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है बॉडी पार्ट से, लंग्स को देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई ब्लड को लेगा, लंग्स प्यूरिफाई ब्लड को रिसीव करेंगे और दूसरे बॉडी पार्ट्स को देंगे, ठीक है। तो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, राइट। द हार्ट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। भाई जो अपना हार्ट है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कराता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी पार्ट से, ये है अपना हार्ट, ठीक है। और ये क्या है, इसके बाद में क्या है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, ठीक है। और फिर ये किसको पंप कर देगा, ये लंग्स को पंप कर देगा, लंग्स को पंप कर देगा। लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होगा, मतलब ये प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ये इसको प्यूरिफाई करना बोलता है, ठीक है। प्यूरिफाई करेगा लंग्स, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये वापस से प्यूरिफाइड जो ब्लड होगा वो बॉडी को देगा। तो ये फंक्शन होता है हार्ट का। वापस से समझो, हार्ट जो है गाइस रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद में वो पहुंचा देगा लंग्स के पास में। लंग्स क्या करेगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर देगा, उसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन डाल देगा। ऑक्सीजन डालने के बाद वो प्योरीफाई हो गया है। अब प्योरीफाई हो गया तो क्या हो गया, लंग्स को प्योरीफाई ब्लड मिल गया और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अब आगे भेज देगा, राइट। इसके बाद में है, देखिए अरोटा, ये यहाँ पे है, आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, प्यूरिफाइड ब्लड की बात कर रही हूँ मैं, प्यूरिफाइड बोले तो ऑक्सीजनेटेड, ये है अपना हार्ट, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला इसको, इसने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दिया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको जाता है, लंग्स को जाता है, लंग्स को जाएगा, वापस से फिल्टर हो जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, राइट। ये चलता है यहाँ पे हार्ट का फंक्शन। बहुत ज़्यादा आप लोगों का 10th क्लास में अभी नहीं पढ़ना है, जितना मैंने आप लोगों को अभी बताया है 2-3 पॉइंट्स वही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हम लोग इसको 11th क्लास में और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइए, 11th क्लास 12th क्लास दोनों के हम लोग कवर करेंगे आगे चैप्टर्स, और वही सेम चलेगा पैटर्न हम लोगों का, राइट। उसके बाद में है फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन को, CO2 को, डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को, यूरिया को, बेसिकली जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है, right. It also protect the body from the disease and regulate the body temperature, body temperature को regulate करेगा, दूसरा ये disease से अपनी body को protect करेगा, right. थर्ड नंबर पे था function of blood vessels, the blood pushed by the heart flows through the blood vessels, जो blood heart push करता है ना वो blood vessels में ही तो जाता है। blood vessels में क्या क्या है, arteries हैं, veins हैं, capillaries हैं, और ये come back to the heart through them। भाई हार्ट है, हार्ट तक जो ब्लड पहुंचाएंगी वो कौन पहुंचाएंगी, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया ना देखो। और निकालने का काम भी कौन करेगी, ब्लड वेसल्स। होता है ना कि आप अपने घर पे जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर पे जा रहे हो तो कोई कॉलोनी होगी, कोई गली होगी जिसको आप क्रॉस करके अपने घर पे जा रहे हो, ठीक है, और अपने घर से बाहर भी उन गलियों में से ही निकल रहे हो, तो हार्ट के लिए भी ये गलियां हो गई हैं ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को लेके भी आती हैं और ब्लड को फिर वापस से लेके जाती हैं, राइट। ये था फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। Second question is why it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds। भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योरीफाइड ब्लड होता है उसको, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, अनप्योरीफाइड जो प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज द गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जब ये सेपरेशन होता है ना तो बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना वो बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स एंड दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनके अंदर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट। मैमल्स एंड बर्ड कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। भाई देखो मैमल्स और बर्ड्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उनको कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लगातार आप लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है, सांस आप लोग लगातार लेते रहते, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो थोड़ी देर सांस लेता हो फिर रुक जाता हो फिर थोड़ी देर लेता हो, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंटली इसकी नीड होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए सेपरेट किया जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। थोड़ा सा मैं फास्ट करा रही हूँ गाइस क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा स्लो कराऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए अच्छे से समझा रही हूँ, जितना हो सकता है मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझें गाइस, आपका एक ही बार में सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कंपोनेंट्स क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इन द हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, 2 डिफरेंट टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है ना उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों को 2 याद रखने हैं वर्ड, जाइलम एंड द फ्लोएम। ये 2 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। जाइलम क्या कराता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉयल बाय रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। ये नीचे रूट्स का पार्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर जाइलम क्या कराएगा, पानी को और मिनरल्स को, जो आप लोग पानी डालते हैं, मिनरल्स खाद वाद जो भी डालते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कराएगा और ऊपर के पार्ट्स को स्टेम लीव्स इन तक वो पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट।
तो जाइलम का काम समझ में आया आप लोगों को। फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट कराना फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट की बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, खाना कहाँ से? लीव से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कराता है फ्लोएम। ठीक है। फ्लो मीन्स क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट कराना लीव्स से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को, राइट। जाइलम का काम क्या है? वाटर मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये था जाइलम का काम। 4th नंबर पे है हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? जाइलम फ्लोएम का बताया ना मैंने अभी। जाइलम क्या कराता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है किस में? रूट से लेके शूट सिस्टम में, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है। रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल। पानी से क्या करेंगी? रूट पानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगी पानी को। वापस से समझो, जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। यहाँ पे ये मिट्टी पड़ी है सॉइल से, ठीक है। ये एक क्रिएट करवा देगा, आयन क्रिएट्स द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। भाई सॉइल के अंदर क्या है? वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने पानी डाला है, खाद डाला है। जबकि जो और ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं, शूट सिस्टम है ना, स्टेम है, लीव्स हैं, उनमें कमी है वाटर की और मिनरल्स की। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है आयंस का बिटवीन द रूट एंड द सॉयल, राइट। वाटर एंटर्स द रूट सेल, द वाटर मूव्स अप क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। वाटर ऊपर की तरफ में मूव करेगा, एक कॉलम क्रिएट कर देगा दैट इज स्टेडी पुश्ड अपवर्ड, और ये ऊपर की तरफ में पुश होता रहेगा इन वेजल्स एंड ट्रैकेड्स ऑफ द रूट्स। जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार फिर से समझो। जाइलम की हेल्प से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी पानी को सॉइल से, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद में एक यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, आयंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सॉइल के अंदर तो पानी भी ज़्यादा है और मिनरल भी ज़्यादा है, जबकि रूट्स के अंदर पानी भी नहीं है फिलहाल और मिनरल्स भी नहीं है। तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा? पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ में पुश होंगे, ठीक है। किसके थ्रू? वेजल्स और ट्रैकेड्स जो प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, उनके थ्रू ऊपर की तरफ में ये पुश होगा, राइट। स्टेम एंड लीव्स आर द इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। ये वाटर कंडक्टिंग चैनल्स कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं अपने बीच में, ठीक है। तभी तो सारी हर स्टेम को, लीव्स को तभी तो पानी मिल पाएगा, तभी तो मिनरल्स मिल पाएंगे, तभी तो वो आगे अपना खाना बना पाएंगे, ठीक है। कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द वाटर लॉस बाय द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे ये 1 नंबर का आप लोगों को अगर डेफिनेशन पूछा जाए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो जो वाटर लॉस होता है लीव्स के थ्रू, लीव्स में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो पानी का लॉस होता है ना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स अ सक्शन पूल विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट्स में आ गया पानी तो ऊपर की तरफ में पुल कौन करेगा? ऊपर की तरफ में पुल करना भी ज़रूरी है ताकि भाई लीव्स को, स्टेम को, सब तक को मिल सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सक्शन पुल जो होगा, क्रिएट होगा, वो ऊपर पुल करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है खाना प्लांट्स के अंदर? ये जो मूवमेंट होती है ना फूड की फ्लोएम के अंदर, उसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांस का मतलब ट्रांसपोर्ट, लोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जो प्रोसेस है ना एक जगह से दूसरी जगह पे खाना पहुंचाने का, फ्लोएम में काम चलता है इसका, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया ना, लीव्स से खाना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। प्लांट की बॉडी पार्ट्स मतलब प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन तक खाना जाएगा, फूड। ये काम होता है फ्लोएम का। इसको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ठीक है। द फूड मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करती हैं? ये एनर्जी को यूज़ कराती हैं और खाने को लोड कराती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके कौन जाएगा? सीव ट्यूब लोड करेगी फूड को और आगे पहुंचा देगी और एनर्जी को ये यूज़ करती रहेगी। क्योंकि आप भी जब कोई काम करते तो आपको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे ही इसके अंदर चलता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को एंड द अदर सब्सटेंस फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से और बहुत सारे सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, ये सबको ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं,
ठीक है, टू रूट्स। Sieve tube and the companion cells helps in transporting the food in upward and the downward directions. अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ये हेल्प कराता है कॉम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब में, क्योंकि ये खाने को लोड कराते हैं, फूड को ये लोड कराते हैं, ठीक है। सोर्स लाइक द सुक्रोज लाइक materials are transported using the energy from ATP and osmotic pressure. osmotic pressure यहाँ पे क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा खाना होगा ना वहाँ से लोड होगा, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे खाना पहुँचाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। दिस प्रेशर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट्स। देखो ट्रांसपोर्ट में ना आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी। जाइलम, फ्लोएम, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, ये सब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं भाई खाने को, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी को यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कराएंगे ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, राइट, लीव से डिफरेंट पार्ट्स को, इतनी सी बात है, आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 112, मतलब जो 112 पेज नंबर पे क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताने हैं नेफ्रॉन्स के। देखो जो स्ट्रक्चर है ना नेफ्रॉन का, उसके अंदर क्या आ जाता है, 3 चीज़ें आती हैं उसके अंदर। उसके अंदर आता है बोमांस कैप्सूल फर्स्ट नंबर पे, ग्लोमेरुलस सेकंड नंबर पे, और रीनल ट्यूब्यूल थर्ड नंबर पे है, रीनल ट्यूब्यूल्स, राइट। ये 3 चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब बोमांस कैप्सूल जो है कुछ ऐसी सी शेप का होता है, एक मिनट देखिए, बोमांस कैप्सूल कैसा होगा, बोमांस कैप्सूल कुछ ऐसी सी शेप का होगा, ठीक है। प्रेजेंट क्लस्टर ऑफ कैपलरीज, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं। द एफरेंट आर्टरीज ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड टू द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरीज होती है ना वो इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। कप शेप का जो है उसको बोमांस कैप्सूल बोल देते हैं। फॉर्म्स अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच लीड्स टू अ कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है फिर, ठीक है। ये था इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे बोमांस कैप्सूल जो कि कप शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये है बोमांस कैप्सूल, कैसा है, कप शेप्ड, कप शेप्ड, राइट। ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है यहाँ पे कैपलरीज, कैपलरीज प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल है, ये पूरा पार्ट जो है ये ट्यूब्यूल है, तो ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है, राइट, ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्यूब्यूल है और ये सारे मिलके क्या बना देंगे, कलेक्टिंग डक्ट बना देंगे, राइट। एफरेंट वाले क्या है, इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगे, नेफ्रॉन तक पहुंचाएंगे, राइट। ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फंक्शंस की जब बात करते हैं तो हम लोगों को देखनी पड़ेगी ना इसकी वर्किंग भी क्या है, तो वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन में आ जाएगा फिल्टरेशन, फिल्टर करने का काम। तो देखिए जो रीनल आर्टरी होती है ना और द एफरेंट आर्टरी, जो एफरेंट आर्टरी होती है इज वाइडर एंड स्लोली इट बिकम्स नैरो ट्यूब, वो बहुत चौड़ी होती है, ठीक है। ये है एफरेंट आर्टरी या फिर इसको रीनल आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना बहुत चौड़ी होती है, लेकिन ये स्लोली बहुत ऐसे नैरो बन जाती है इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, ये बहुत नैरो बन जाती है। आपने पीछे देखा ना अभी, ये बहुत चौड़ी होती है लेकिन ये ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज़्यादा नैरो बन गई है, ठीक है। इतनी बात अभी समझ में आई इसकी। अब क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द विड्थ प्रेशर डिफरेंस इज कॉज्ड, भाई विड्थ की वजह से प्रेशर बनेगा क्योंकि एक जगह पे चौड़ी और एक जगह पे नैरो हो गई है। देखो आप जो पानी वाली जो नलकी होती है उसमें आप प्रेशर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर से पूरा पानी निकलता है। जब आप उसको नैरो कर देते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर विद द डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज एंड स्क्वीज्ड आउट। भाई प्रेशर क्रिएट हुआ है तो जो इम्प्योरिटीज है ना, देखो ये था वाइडर वाली और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा क्या बन गई है, नैरो बन गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना वो स्क्वीज आउट, बाहर निकल जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और कलेक्टेड इन द बोमांस कैप्सूल, अब ये बोमांस कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर पास करता है वो आगे ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया, इसको बोल देंगे फिल्टरेशन, फिल्टर करना,
राइट। सेकंड है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन कराना। जो ऊपर फिल्ट्रेट हुआ है वो पास होता है ट्यूब्यूल के अंदर, जहाँ पे मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, वहाँ पे ये वापस से रीएब्जॉर्प्शन चलता है इनका, ठीक है, बाय द कैपिलरीज विच आर सराउंडेड द ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल को सराउंड करते हैं ना कैपिलरीज, वो उसको रीएब्जॉर्ब करती हैं, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, वाटर को। तो ये था सेकेंड नंबर का पॉइंट, रीएब्जॉर्प्शन। पहला था फिल्ट्रेशन पॉइंट था, सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन। कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है? द वाटर एंड द इम्प्योरिटीज विच इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड इज सेंड टू अ कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में जो एक कलेक्टिंग डक्ट थी ना, उसमें भेज दिया जाता है, ये है पूरी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। द फिल्ट्रेट कंटेन्स मोर ऑफ द डिजोल्व नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, यूरिन जिसको यूरिन बोलते हैं। फ्रॉम हेयर द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड कलेक्टिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में फिर ये आप पास आउट कराते हैं जब आपको अर्ज लगता है, राइट, यूरिन पास करने के लिए। तो ये था गाइज अभी यहाँ पे नेफ्रॉन का फंक्शन। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? अगर अभी समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और अभी आप लोग शेयर भी कर दें। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अभी हम समझेंगे कि प्लांट्स कैसे किन मेथड्स को यूज करते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अभी इतना बोल लिया है कि थोड़ा सा गला भी बैठ गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड द फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो जो प्लांट होते हैं ना, वो कैसे अपने आप को, जो मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उनको कैसे वो लोग हटाते हैं, गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो क्या है, अपनी लीव्स को शेड ऑफ कर देंगे, पील ऑफ कर देंगे, बार्क को, जो तना होता है उसको पील ऑफ कर देते, देखते हैं ना, जो तना होता है आप लोग उसके ऊपर पपड़ी सी जम गई है उसको बार्क बोलते हैं, ठीक है। फेलिंग ऑफ फ्रूट्स को फेल ऑफ कर देते हैं, जो सड़ जाते हैं वो अपने आप टूट के गिर जाते हैं, तो उनको वो क्या है, गिरा देते हैं खुद से ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द प्लांट गेट रिड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज चलती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, एंड लेंटिकल्स इन स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू क्या है, गैसियस का एक्सचेंज चलता है, राइट। थर्ड नंबर पे है, द प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। अगर किसी ने नोट किया हो, जो पेड़ है काफ़ी पुराना हो जाता है या फिर नया पेड़ भी होगा, ठीक है, तो उसके बाहर में ना कुछ चिपकू टाइप का प्रेजेंट होता है जिसको गम बोलते हैं, ठीक है। वो गम को सिक्रीट करेंगे और अपने जो है वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो ये गम सा प्रेजेंट होता है ना यहाँ पे स्टेम के ऊपर, ये है एक्सक्रीट आउट करने का मेथड प्लांट्स के अंदर, राइट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। पीछे यूरिन फॉर्मेशन देखा था, अब यूरिन फॉर्मेशन जो है कैसे रेगुलेट होता है, तो जो अमाउंट होती है ना यूरिन की, वो रेगुलेट होती है बाय द किडनी। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द एक्सेस वाटर एंड वेस्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। पानी कैसी क्वालिटी का है और आप कितना पानी पीते हैं। देखो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं ना कि जितना हो सके पानी पियो, अब तो सभी बोलते हैं, डॉक्टर्स को छोड़ो हर बंदा बोलता है कि जितना हो सके आप लोग पानी पियो, ठीक है। और पानी कैसा पीना है, शुद्ध पानी पीना है और पानी अच्छा पीना है आप लोगों को, ठीक है, साफ स्वच्छ पानी पीना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना आप लोग पानी पी रहे हैं और कितना साफ पानी पी रहे हैं आप लोग, अमाउंट ऑफ वाटर और क्या उसके अंदर डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट है, वो आप गंदा पानी पी रहे हो या साफ पानी पी रहे हो, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर में देखिए, जब वाटर अबंडेंट क्वांटिटी में होता है ना, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो हम लोग डायलोट यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जो टॉयलेट होता है ना, आप लोग कभी भी देखना, वो बिल्कुल नॉर्मल कलर का होता है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल कलर का होता है, उसको डाइल्यूट यूरिन बोलते हैं। लेकिन जब आप पानी नहीं पीते, आप किसी काम से बाहर गए हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी पिया है, तो आप देखेंगे कि जो यूरिन का कलर है ना, वो येलो हो जाएगा, ठीक है। येलो मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड यूरिन आप पास आउट करेंगे। तो ये दो चीज़ें थी। व्हेन द वाटर इज लेस इन क्वांटिटी द बॉडी टिश्यू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज एक्सक्रीटेड, राइट। स्मॉल क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट होगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होगा। ये था क्वांटिटी। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व वेस्ट। डिजॉल्व वेस्ट
Especially nitrogenous waste like urea and the uric acid and salts are excreted from the body when there is more quantity of dissolved waste in the body. जब बॉडी के अंदर इनकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना तो ये ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है. मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट दैम, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है. अदरवाइज क्या होता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके पैरों में, उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें यूरिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है. यूरिक एसिड जो है ना जमा होता रहता है, उसकी वजह से पैरों में दर्द होने लग जाता है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि एक्सक्रीट आउट हो सके बॉडी से यूरिया एंड द यूरिक एसिड लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट. समझ में आया. थर्ड नंबर पे है हॉर्मोन्स. द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द सर्टेन हार्मोन विच इज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन. सोडियम का जो मूवमेंट होता है ना इन एंड आउट, ये उसको भी रेगुलेट कराते हैं हॉर्मोन्स. तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, पानी की क्वांटिटी, डिजॉल्व सोल्ट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, इनकी क्वांटिटी, और तीसरा है हॉर्मोन्स. अब आ गए गाइज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़े से आप तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो और पढ़ी है. ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटी सी वीडियो और बनेगी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें. 13 क्वेश्चंस हैं, इसमें 5-6 तो यहाँ पे MCQ ही दिए गए हैं. ठीक है, तो देखो पेज नंबर 113 पे प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 1. द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किसके लिए होगा, एक्सक्रीशन के लिए होगा. एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट मटेरियल. ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, किडनी होती है, राइट. सेकंड है जाइलम. जाइलम का सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट से स्टेम और स्टेम से लीव्स. ठीक है, तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, राइट. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बताओ, फ्लोएम, राइट. थर्ड नंबर पे है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, खुद का खाना खुद बनाना. जब खाना खुद बनाना पड़ता है ना तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. जब किचन में आपकी मदर खाना बनाती हैं तो पानी, सब्जियां, यूटेंसिल्स, फायर, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो खुद से जब खाना बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. याद रखना है, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट, तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. फोर्थ जो MCQ है वो है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. याद करो ये चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी, किसमें देखा था, ये हमने देखा था गाइस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, 3 चीज़ें देखी थी हम लोगों ने. एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, यीस्ट, इथेनॉल बनता है. जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है. जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ पे CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी. और ये कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है. ठीक है, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है. ठीक है, ये काम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो साइटोप्लाज्म का अगर MCQ आएगा तो आप लोग अटेंड कर लेंगे ना. जहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है वो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट. अब उसके बाद में है 5th नंबर का क्वेश्चन, हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज. अपनी बॉडीज में जो फैट है वो कैसे डाइजेस्ट होता है. देखिए, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस. द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन इन आवर बॉडीज, एक मिनट रुकें, डाइजेशन होता है फैट का, ये डाइजेस्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होता है. तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इसका प्रोसेस चलता है. अब कहानी शुरू होती है बाइल जूस से, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है. लीवर में बाइल जूस बनता है. ठीक है, बाइल जूस क्या करेगा, वो अब पोर कर देगा उसको इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन प्लस में पैनक्रियाटिक जूस. तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई ना, बाइल जूस प्लस में इंटेस्टाइनल जूस प्लस में पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, बाइल जूस में बाइल सोल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि एमल्सिफाई करते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट. जो लार्ज ग्लोब्यूल्स, ये ग्लोब्यूल्स है फैट के, इनको एमल्सिफाई करके इनको छोटा छोटा बना देते हैं. ये बाइल सोल्ट का काम है, बाइल सोल्ट.
तो ध्यान दिया आप लोगों ने, बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो इमल्सिफिकेशन में यूजफुल होते हैं। इमल्सिफिकेशन क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे, जो डाइजेशन होता है ना फैट का, वो किसकी वजह से होता है। देखो बाइल जूस प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर और बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या करा देंगे, इमल्सिफिकेशन करा देंगे, इमल्सिफाई करा देंगे, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देंगे, राइट। और क्या होगा, इसमें पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। लाइपेज एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है सॉरी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कोज द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देगा इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो वॉल हैं वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस को, इंटेस्टाइनल जूस को, और इसके अंदर होता है लाइपेज। इसके अंदर एंजाइम होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट कराता है, राइट। 3 चीजें थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। फैट है उसको इमल्सिफाई कौन कराएगा, इमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट कराएगा। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है बाइल जूस के अंदर जो कि लीवर से मिलता है, ठीक है। अब इमल्सिफाइड फैट है पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज प्रेजेंट होगा, वो ब्रेक डाउन करा देगा। इंटेस्टाइनल जूस में भी लाइपेज प्रेजेंट होगा, वो ब्रेक डाउन करा देगा। तो ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा इसका, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। ये है फैट का डाइजेशन, ठीक है। इमल्सिफाइड फैट बनेगा पहले, उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज प्रेजेंट है, ब्रेक डाउन करेगा। इंटेस्टाइनल जूस में लाइपेज है, ब्रेक डाउन करेगा। लास्ट की चीज याद रखनी है, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल, राइट। उसके बाद में है 6th नंबर पे, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अपना जो सलाइवा होता है ना वो डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है, तो देखिए सलाइवा कंटेन्स द सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू द शुगर लाइक माल्टोज। ब्रेक डाउन करा देगा स्टार्च को किसमें, शुगर में, जिसको माल्टोज भी बोल देंगे, ठीक है। स्टार्च है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप लोग खाते हैं ना उसका मुंह में से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सैलिवरी अमाइलेज मिला, सलाइवा, तो ये शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा जो कि सिंपल मॉलिक्यूल है। सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन, अपनी माउथ कैविटी को क्लीन रखता है, मॉइस्ट रखता है। द फूड दैट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। ये सिंपलर वंस में ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो सलाइवा का ये रोल था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे आप लोग। 7th नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑटोट्रोफ्स न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। देखिए क्या है नेसेसरी कंडीशंस, क्या है फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के लिए, भाई प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई होना वाटर की ताकि ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बना सके, प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए, सफिशिएंट CO2 होना चाहिए, और O2 क्या है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट फॉर द सिंथेसिस, फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट। 8th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और यहाँ पे बताने हैं यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे बताने हैं आपको एग्जाम्पल, राइट। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में चलता है, और एनारोबिक चलता है इन द एब्सेंस ऑफ O2, राइट। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एरोबिक के केस में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैंने बताया था एंड प्रोडक्ट CO2 बनता है, वाटर बनता है, प्लस में ATP बनता है, एनर्जी, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, एंड प्रोडक्ट होगा CO2 और वाटर। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, राइट। अभी तक तो डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं ना गाइस अच्छे से। 4th नंबर पे है अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन चलती है वहाँ पे ATP याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 ATP का नंबर है, जबकि यहाँ पे है ओनली 2, राइट। 6th नंबर का डिफरेंस है मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। यहाँ पे है बैक्टीरिया एंड द फंजाई, यीस्ट भी लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि वहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, राइट। एरोबिक एनारोबिक समझ में आया। 9th क्वेश्चन इज हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
एलून बोल रही हूँ, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई। Alveoli is balloon-like structure, hence provide the maximum surface for the exchange of gases. Gases के exchange के लिए maximum surface मिलता है। Alveoli are thin-walled and richly supplied with a network of blood vessels. Blood vessels होते हैं इनके अंदर, ये facilitate करते हैं, facilitate the exchange of gases. Gases का exchange होगा between the blood and the air filled in alveoli. जो air इसके अंदर fill हो जाएगी ना, उसका और blood के बीच में यहाँ पे चलेगा exchange. Right. Tenth question is What would the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? भाई आपको ना बहुत थका थका महसूस होगा, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, मेन तो यही है। तो देखिए, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, स्लोअर हो जाएगा। तो अब एक इंसान जो है वो जल्दी जल्दी बीमार होगा और वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन का जो फिनोमिना है वो भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो फिर उसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। 11th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड वाई इट इज़ नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इन अ सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट, 2 बार ब्लड जाता है तो उसको बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। द प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे सेपरेट आउट करने के लिए ये चलाया गया है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, राइट। डबल सर्कुलेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, राइट। पल्मोनरी सिस्टम एंड द कौन सा था, सिस्टमिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एरोटा से निकल रहा है, ये हो जाएगा पल्मोनरी, ठीक है। एरोटा से निकल रहा है तो ये है पल्मोनरी। अब ये जो ब्लू कलर वाला है ये क्या है, सिस्टमिक, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। देखो अच्छे से समझो अब क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, जो राइट वेंट्रिकल है पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द लंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना पड़ेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई कर देंगे, ऑक्सीजनेट कर देंगे। अब ऑक्सीजनेट ब्लड क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, उसके बाद में अरोटा में चला जाएगा। अरोटा ऐसी सी शेप के थे ना, अरोटा के अंदर चला जाएगा ये, ठीक है। तो समझ में आया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, फिर वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड देन एरोटा, ठीक है। एरोटा के बाद में क्या चलेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन चलेगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा है सिस्टमिक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई की जाएगी वेरियस बॉडी पार्ट्स को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेंगे, वीना कावा में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा और फिर क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लंग्स तक जाएगा, फिर लंग्स प्योरीफाई कर देंगे उसको, राइट। लंग्स उसको प्योरीफाई कर देंगे, उसके बाद में वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। समझ में आया गाइज आप लोगों को ये अच्छे से। Question number 12. What are the difference between the transport of material in xylem and phloem? Xylem और phloem में क्या है? Xylem कंडक्ट कराता है वाटर को, डिजोल्व मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स। सबको पता है ये डिफरेंस, ठीक है। और ये कराता है प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द डिजोल्व फॉर्म। दूसरा पॉइंट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द वेजल एंड ट्रैकेट्स विच आर द डेड टिश्यू। ये डेड टिश्यू है, वेजल्स और ट्रैकेट्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता है, राइट। अब दूसरा है ट्रांसपोर्ट of material takes place through the sieve tube with the help of companion cells that are living cells। जहाँ पे भी sieve tube और companion cells का नाम आए ना, वो आ जाएंगी living cells, right। उसके बाद में third and the last question is compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidney with respect to their structure and functioning। तो यहाँ पे हम लोग structure की बात कर रहे हैं, structures की, right, structures।
एल्वोलाई क्या है, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, जबकि नेफ्रॉन क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किडनी में प्रेजेंट होता है। इसकी वॉल्स क्या है, एल्वोलाई की एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, यहाँ पे नेफ्रॉन बने होते हैं ग्लोमेरुलस बोमांस कैप्सूल और एक लंबी रीनल ट्यूब्यूल। 3 पार्ट होते हैं ना नेफ्रॉन के, ये बताने आप लोगों को, राइट। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज एंड सराउंड द एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या है, O2 और CO2 का एक्सचेंज चलता है, राइट। जबकि यहाँ पे क्या है, ब्लड एंटर थ्रू द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड एंटर करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे और यूरिन कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। वही 3 फंक्शन बताने, फिल्ट्रेशन वाला, एब्जॉर्प्शन वाला, यूरिन फॉर्मेशन वाला। अगर ये क्वेश्चन बड़ा बनता है तो आप लोगों को वो तीनों यहाँ पे फंक्शन लिख देने हैं, राइट। सेकंड पॉइंट इज द एल्वोलाई आर द टाइनी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। नो टाइनी, टाइनी नहीं, बहुत बड़ी है, गलती से नाम निकल गया टाइनी, ठीक है। एल्वोलाई क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया इसको ज़्यादा मिल जाता है तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। नेफ्रॉन्स क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यहाँ पे बेसिक फिल्ट्रेशन चलता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे खत्म होता है आप लोगों का एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन। कल हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।